बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं हम अपने आखिरी लेक्चर्स को। हमने पिछले 7 लेक्चर्स के अंदर जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की, जो चैप्टर नंबर हमारा 1 था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस थी उनको भी समझ लिया होगा, और जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे सिस्टम के, इंफॉर्मेशन सिस्टम के और फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। बेटा ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन और सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में तो आप एक बंदा जो आई कॉम बी कॉम करने के बाद एम कॉम के अंदर या बी कॉम ऑनर के अंदर आके उस 5वें या 6ठे सेमेस्टर में जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कोर्स को पढ़ रहा होता है तो उसे अकाउंटिंग या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसे ये बताने की या उसे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एसेट्स क्या हैं, परचेसेस क्या हैं या उसकी इन्वेंट्री क्या है। ये चीज़ें तो उसे बताने की ज़रूरत कोई नहीं है, कॉस्टिंग करने की ज़रूरत कोई नहीं है। हाँ, एक जो नई चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि वी विल कंसीडर अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ओवरऑल इसकी डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने करना क्या है, हम अकाउंटिंग की उन तमाम एक्टिविटीज़ को, एक अकाउंटेंट की तमाम जॉब्स को अब हम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको परसीव करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम करेंगे। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का असल फ़िलॉसफ़ी है, जिसके तहत कि सब्जेक्ट जो है ना वो आपके कोर्स में शामिल है। हमने AIS को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। इसके एक जनरल फ्रेमवर्क को हमने डिस्कस किया था कि जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मॉडल है वो हमारे पास क्या है। आपको याद होगा हमने एक डायग्राम भी इसमें डिस्कस की थी जब हमने फ्रेमवर्क देखा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके आगे पार्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे उसका हिस्सा हैं। अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो आज हम इस डायग्राम के अंदर पर्टिकुलरली बात करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के आगे सब सिस्टम्स की। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये डायग्राम हमने डिस्कस की। जो क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड व्हाट आर डिफरेंट सब सिस्टम्स ऑफ एन AIS। आज हम उन सब सिस्टम में से एक सब सिस्टम जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, और वो है हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स की। ये अगर हम गौर से देखें तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, अगर बेटा मैं यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूँ तो ये आपका पूरा कोर्स है जी, जो हमने इधर देखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक पूरा सिलेबस है। मसलन चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे TPS के बारे में, चैप्टर 2 के बाद आप चले जाएंगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर रेवेन्यू साइकिल पढ़ेंगे, फिर हम एक्सपेंडिचर साइकिल्स के 2 चैप्टर हैं, फिर कन्वर्जन साइकिल का एक चैप्टर है, फिर वापस हम मैनेजमेंट रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे और जनरल लेजर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर ही पढ़ेंगे। ये जितने भी साइकिल्स हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर साइकिल की तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम परचेज सिस्टम पढ़ेंगे, कन्वर्जन साइकिल में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम सेल्स प्रोसेसिंग सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो बहरहाल आज हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। इसके रिलेटेड हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन क्या है। मेरा नहीं ख्याल, और मुझे कोई मैं मतलब वैसे ही यहाँ पे चूँकि स्लाइड्स का हिस्सा है, अगर मैं इस लफ्ज़ को बयान ना भी करता तो किसी भी अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए या अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए लफ्ज़ ट्रांजैक्शन जो है ये नया नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली तमाम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं।
उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम टीपीएस के अंदर डिस्कस करेंगे वो है रेवेन्यू साइकिल का। रेवेन्यू साइकिल के बाद हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर साइकिल की और कन्वर्जन साइकिल की। ओवरऑल हम इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो हमारे पास सिस्टम है ये बेसिकली है क्या? हमने कहा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ सब सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें से सबसे पहला जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये हमारे पास सबसे फंडामेंटल है। किसी भी यानी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो फ्लो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जिस तरह आपको याद होगा आपने अकाउंटिंग साइकिल आपने बीकॉम में या अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर पढ़ा होगा और अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से आप वो गुजरते हैं और वो स्टार्ट होती हैं कहाँ से? कैप्चरिंग द ट्रांज़ैक्शन से कि आपने ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को ये डिस्कस हमारे पास करेगा। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा हमारे पास एआईएस का फ्रेमवर्क था, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जो टीपीएस है ना बेसिकली ये स्टार्ट होता है कहाँ से? जब हमारी ट्रांज़ैक्शन होती है। जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई फाइनेंशियल इवेंट अकर होता है, फाइनेंशियल इवेंट अकर होता है, हम उस फाइनेंशियल इवेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे कैप्चर कर लेते हैं। अब मैनुअल सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे कि हम उसे किसी न किसी वाउचर्स के ऊपर जो है ना वो लिख लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म हमारे सामने होगा उस फॉर्म के अंदर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे या हम उसको कैप्चर कर लेंगे। आज आप बैंक में जाते हैं, जैसे ही आप उसको चेक देते हैं, ठीक है? जो कि एक वाउचर की टाइप है, जैसे ही आप उसको चेक पकड़ाते हैं, इनपुट फॉर्म है वो एक सिस्टम के लिए ना, तो वो क्या करता है वो उसी चेक को से इनिशिएट क्या करता है वो अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को खोलता है और उस ट्रांजैक्शन को वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है? उसके बाद क्या करता है जी ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को इन जर्नल्स में एंड वाउचर्स में। दूसरा काम जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का है वो क्या है? सबसे पहले उसने ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट किया मीन कि आपके फाइनेंशियल इवेंट को उसने एज एन ट्रांजैक्शन जो है वो परसीव किया। उसके बाद उसने उस ट्रांजैक्शन को जर्नल्स में और वाउचर्स में उसने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये मैन्युअली भी हो सकता है और ये आपके कंप्यूटराइज्ड अगर आपका सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक फॉर्म खोला और उस फॉर्म के अंदर उसने उस ट्रांजैक्शन को लिख लिया। उसके बाद क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है डेली यानी उसने सारी ट्रांजैक्शन पूरे दिन की जो हैं ज़ाहिर है वो उसने जैसे हम जर्नल में लिखते हैं जर्नल के बाद आप इन ट्रांजैक्शन को आगे पोस्ट करते हैं। अब पोस्ट करने के लिए ड्यूटी या तो आपकी खुद की है या आप जर्नल हैंड ओवर कर देंगे किसी को जहाँ से अब उसकी पोस्टिंग का मरहला शुरू होगा, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है कि टीपीएस सिस्टम का काम है जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको कलेक्ट किया, कैप्चर किया, रिकॉर्ड किया जर्नल्स के अंदर और अब उस इन्फॉर्मेशन को अगले सिस्टम्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि उसके ऊपर काम जो है ना वो शुरू हो सके। अगर हम बात करें ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की तो इसमें जो मेजर साइकिल्स हैं वो 3 हैं। नंबर 1 रेवेन्यू साइकिल मतलब जितनी रेवेन्यू से रिलेटेड आपकी ट्रांज़ैक्शंस होंगी उनको हैंडल करेगा आपका रेवेन्यू साइकिल। उसके बाद जितनी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपकी ट्रांज़ैक्शंस होंगी वो सारी की सारी एक्सपेंडिचर साइकिल हैंडल करेगा और तीसरा साइकिल हमारे पास होगा कन्वर्जन साइकिल। आपके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस सूरत में आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उस तमाम कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास जो साइकिल है बेसिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर वो है कन्वर्जन साइकिल। अब तमाम ये जो हैं ये डिफरेंट चीज़ों को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सबकी सिमिलर है। मतलब अगर आप गौर से देखें तो रेवेन्यू क्या कर रहा है तमाम जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड और कन्वर्जन जो है ये हमारे कॉस्टिंग फंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी डोमेन डिफरेंट है। कोई एक्सपेंडिचर वाली ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नहीं हैंडल करेगा, रेवेन्यू वाली को एक्सपेंडिचर हैंडल नहीं करेगा। लेकिन सिमिलर क्या करते हैं? सिमिलर करने का मकसद इनका क्या है कि इनकी सिमिलैरिटी इनमें ये है कि तमाम ने फाइनेंशियल
जो ट्रांज़ैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद इन ट्रांज़ैक्शन का क्या इफ़ेक्ट हुआ है आपके अकाउंटिंग एसेट्स के ऊपर, इसको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद इन प्रोसीजर और इनको प्रोड्यूस करना है इन्फॉर्मेशन की सूरत में, ताकि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो सपोर्ट की जा सके। कितना खर्चा हुआ जी पूरे दिन के अंदर, अब कहाँ से पता चलेगा? एक्सपेंडिचर साइकिल जब पूरे दिन के आखिर के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन शीट प्रोड्यूस करेगा जिसके ऊपर एक्सपेंसेस ऑफ द डे लिखे होंगे, समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने डे टू डे एक्टिविटीज़ को आपके सपोर्ट कर दिया। ये 3 मेजर साइकिल्स हमारे पास हैं और आज हम इंशाल्लाह इन्हीं 3 साइकिल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांज़ैक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। मैंने अगेन बता दिया, चूँकि पार्ट ऑफ द स्लाइड्स हैं, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख़्याल कि आप स्टूडेंट्स को जो है ना वो मुझे ट्रांज़ैक्शन पढ़ानी चाहिए। ये ट्रांज़ैक्शन क्या होती है? आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग में एडवांस्ड अकाउंटिंग तक, मैनेजरियल अकाउंटिंग तक आप जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं आपके कोर्स में। लेकिन चूँकि स्टार्ट होता है, सिलेबस का हिस्सा था, तो एक सिंपल जो इकोनॉमिक इवेंट होता है जी, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट कौन-सा इवेंट होता है जिसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर हम मेज़र करते हैं किसी भी एक्टिविटी को, ठीक है। और तीसरी खूबी इसमें क्या है कि कोई ना कोई एसेट्स जो है या इक्विटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। आपके पास कैश आपका एसेट है, अगर आपने सेल्स की तो आपका एसेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा इवेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिज़नेस में अकर हुआ है जिससे आपके एसेट में चेंज आ गई है और एसेट आपका कैश है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी सूरत में दे लें, आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, स्टॉक जो है, प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी आपके एसेट्स हैं, जिसको आप इन्वेंट्री का नाम लेते हैं और उसी सेल से जिससे आपका कैश का एसेट्स जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, बढ़ा है, तो उसका दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं, इन्वेंट्री जो है वो आपकी डिक्रीज़ हुई होगी, तो वो भी एक चेंज आई है, वो भी इफ़ेक्ट हुई है, तो वो भी आपकी एक ट्रांज़ैक्शन है। तो ये तो आप जानते हैं कि एक ट्रांज़ैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जी, आपने सेल्स किया गुड्स को या सर्विसेज़ को, ये भी ट्रांज़ैक्शन है। आपने परचेज़ की इन्वेंट्री, ठीक है, रॉ मटेरियल टाइप, ये भी आपके पास ट्रांज़ैक्शन है। आपने डिस्चार्ज किया फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को, कोई बिल्स थे आपके, कोई क्रेडिट नोट्स थे या उनको आपने पे किया, तो ये भी आपके जो है वो ट्रांज़ैक्शंस के अंदर आएँगी। और आपने कैश जो है ये रिसीव किया है कस्टमर के अकाउंट में से, तो ये भी आपकी ट्रांज़ैक्शन है। तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं ट्रांज़ैक्शंस की, क्योंकि हमारे सिस्टम का नाम ही ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो कि ट्रांज़ैक्शंस के होने से लेकर उनके आगे डिस्ट्रीब्यूट होने तक उनको प्रोसेस करता है, इसे हम टीपीएस का नाम देंगे जी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस की, तो ये इंटरनली भी एग्ज़ीक्यूट हो सकती हैं और एक्सटर्नली भी हो सकती है। एक कस्टमर आया है, उसने आपसे कहा जी कि मुझे फ़लाँ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये तो एक्सटर्नली इनिशियलाइज़ हुई कि कस्टमर ने आके आपकी ट्रांज़ैक्शन को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है जी। तो ये लेकिन हम एक विदिन एन ऑर्गेनाइज़ेशन भी आपकी ट्रांज़ैक्शन हो रही होती हैं। आप सारे जानते हैं, आप चार्ज करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएशन प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है जी। आप क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर टू कैलकुलेट द ओवरहेड्स, ये भी आपका इंटरनली हो रहा है, इसमें तो कोई कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है या कोई भी फॉरेन एक्टर या स्टेक होल्डर जो है वो इसके अंदर है, एक्सटर्नल एक्टर या स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र ऑफ मनी करते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कुछ पैसे जारी करता है परचेज़ डिपार्टमेंट को टू परचेज़ द इन्वेंट्री, तो ये भी ट्रांज़ैक्शन बिटवीन 2 डिपार्टमेंट हुई है। तो डेफ़िनेटली ये भी कहाँ से इनिशियलाइज़ हुई है? इंटरनल इवेंट है। ये सारे इवेंट्स वो हैं जो इंटरनल हैं। आमतौर पर हम क्या समझते हैं जी कि ट्रांज़ैक्शन जो है ये एक्सटर्नल इवेंट है। हम जो है वो वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा नहीं है, हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं, नहीं। आपकी इंटरनल जो इवेंट्स हैं, जिनको टीपीएस हैंडल करता है, वो ये है डेप्रिसिएशन को, एप्लीकेशन ऑफ रॉ मटेरियल को, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेंट्री को। इसी तरह ट्रांज़ैक्शंस हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर होती कितनी हैं? क्यों जी? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो है उसके अंदर डेली तकरीबन कितनी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं।
तो इसका जवाब यही है कि ये डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वॉल्यूम क्या है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किसी एक छोटी सी शॉप वाले ने तो इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो उस वक्त बात हो रही है HBL जैसे बैंकिंग सिस्टम की, उस वक्त बात हो रही है मास्टर ग्रुप की, निषाद ग्रुप की, कृष्ण बाहुमान की। ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस की तादाद जो है वो थाउजेंड्स के अंदर है। अब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जब पर डे आपके पास आएंगी, तो फिर हम उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें एफिशिएंटली इसको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो एफिशिएंटली हैंडलिंग क्या है कि हम उनमें से जो सिमिलर टाइप ऑफ हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हमसे जो है ना वो ग्रुप कर देंगे। वो सिमिलर टाइप क्या है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो साइकिल का कॉन्सेप्ट था। हम रेवेन्यू वाली को अलहदा से हैंडल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, हम एक्सपेंडिचर वाली ट्रांजैक्शंस को अलहदा से हैंडल करेंगे, और इसी तरह हम कन्वर्जन वाले जो जो हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम अलहदा से हैंडल करेंगे। ये फिलॉसफी है एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट साइकिल्स होने की। अदरवाइज हम परेशान हो जाएंगे। ये हमारे पास मेन डायग्राम है जी स्टूडेंट्स आपके लिए। जो स्टूडेंट्स बस मैं क्या कहूँ, अब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर देता हूँ जी। इस स्लाइड में से आपके क्वेश्चन आपके पेपर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो है ना वो आने होते हैं। या वो एक्सपेंडिचर साइकिल्स में आगे आप देखें परचेज है, कैश डिस्बर्समेंट है, पेरोल है, और ये अगर गौर से देखें तो नीचे आपको नज़र आ रहा है जी कि ये 4 साइकिल्स हमारे पास ये हैं, और इसी तरह एक साइकिल हमारे पास ये है, और 2 साइकिल्स हमारे पास ये हैं। तो इन 4, 2, 6 और 1 7 में से कोई ना कोई 2 साइकिल्स जो हैं वो एवरी टाइम पेपर के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर साइकिल जो सॉरी साइकिल्स की। आप देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कन्वर्जन, आप इस डायग्राम में से मुझे रास्ता तलाश करके दिखाएं कि आप एक पॉइंट से एंटर हो और दूसरी तरफ से निकल के दिखाएं। ये कस्टमर है, कैश लेके आया हमसे और इसने हमसे कोई चीज़ खरीदी, खरीदने के बाद ये जो पैसे थे ये पैसे हमने दे दिए एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसे चाहिए, उसने खर्च करना है फिजिकल प्लांट के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर। अब जब वो मटेरियल, लेबर, फिजिकल प्लांट पे खर्च कर रहा है, प्लांट के ऊपर खर्च कर रहा है, तो ज़ाहिर है इसको रिकॉर्ड भी हमने करना है। तो कन्वर्जन साइकिल वाले ये डिपार्टमेंट जो है उसमें सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि प्लानिंग को, कंट्रोल को और कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो हम एक साइकिल के अंदर हमारी ये तमाम इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन जो है ना ये फ्लो कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसके लफ्ज़ के साथ, इसके नाम के साथ लफ्ज़ साइकिल आया हुआ है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपका फ्लो कर रही होती है विद इन ए साइकिल, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड ऑन द सेम पॉइंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, आफ्टर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट साइकिल्स जी। तो ये हमारे पास इनका आपस में रिलेशनशिप था। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, एक्सपेंडिचर साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, सिर्फ आपने यहाँ पर इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा, याद रखिएगा। पूरा चैप्टर एक्सपेंडिचर साइकिल के ऊपर हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकली क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या है, और फिर हम इसको देखेंगे कि अगर हम इसको कंप्यूटराइज्ड वे में हैंडल करते हैं तो कैसे होता है। एक्सपेंडिचर साइकिल्स में हम बात क्या करते हैं जी, स्टार्ट विद द परचेज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी, लेबर इन एक्सचेंज फॉर द कैश। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए मटेरियल परचेज किया, प्रॉपर्टी की, लेबर को एक्सचेंज किया, तो आप समझ लें कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर हो गए। ठीक है, जैसे ही आपके एक्सपेंसेस होंगे तो ये एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। ठीक हो गया, इन ट्रांजैक्शंस को जो है वो आप हैंडल करेंगे, और ये ट्रांजैक्शन दोनों 2 सूरतों में भी हो सकती हैं, आप कैश के तौर पे भी, और दूसरी क्रेडिट रिलेशनशिप में है ना वो आपकी थर्ड पार्टीज के साथ एस्टैब्लिश हो जाएगी। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये तो नहीं है कि आपने उसी वक्त पैसे जेब में डाल के गए हैं और इतने बड़े बिजनेस के लिए आपने उसको कर दिया, नहीं। आप क्या करेंगे कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हमारे पास आएंगे। एक एस्पेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिस्बर्समेंट होती है कैश की, आफ्टर सम पॉइंट हम जो है ना वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं, यानी 2 एस्पेक्ट्स के अंदर हमारे पास होता है। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक्वायर करेंगे गुड्स को, ठीक है, और दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो हम जो पैसे होंगे वो अपने सप्लायर को या अपने उसे जो है ना वो हम जिससे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं
तो एक्सपेंडिचर साइकिल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे। एक में हम एक्वायर करेंगे गुड्स को या एसेट्स को, और दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा, जब उन गुड्स को या उन एसेट्स की प्राइस जो है, पैसे जो हैं, कैश जो है वो डिस्पर्स किया जाएगा उसके सप्लायर को। अगर हम बात करें सब सिस्टम्स ऑफ एक्सपेंडिचर साइकिल्स की, तो हमारे पास जो सब सिस्टम्स इसमें आते हैं वो देखें। सबसे पहले परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल का पूरा सिस्टम जो है ये एक्सपेंडिचर साइकिल के अंदर आएगा। मैं यहाँ से आगे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, कि ये क्या है, चूँकि पूरे 1 या 2 लेक्चर हमने इसके ऊपर आने हैं, ठीक है। दिस सिस्टम आइडेंटिफाई द नीड टू एक्वायर फिजिकल इन्वेंटरी सच एज रॉ मटेरियल, सो places an order with the vendor, or after receiving goods the purchase system, जो आपका परचेज सिस्टम है, इट विल रिकॉर्ड द इवेंट बाय इंक्रीजिंग इन्वेंट्री एंड एस्टैब्लिशिंग एन अकाउंटिंग पेएबल टू बी पेड एट अ लेटर डेट। यानी आप देख रहे हैं कि परचेजेस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आपने किसी से परचेज की तो आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज किया, इन्वेंट्री की हैंडलिंग की। जैसे ही आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज किया तो आप अकाउंट पेएबल के हैंड ओवर कर देंगे कि इसके पैसे भी देने हैं, तो उस सारी चीज़ों को अकाउंट पेएबल सिस्टम जो है वो हैंडल करेगा कि कब उसको वो पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो सब सिस्टम है अकाउंट किसका वाला हम बात कर रहे हैं, याद कर लें ज़रा कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर साइकिल की। एक्सपेंडिचर साइकिल में पहला जो सब सिस्टम है वो परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल सिस्टम है। दूसरा हमारे पास है कैश डिस्बर्समेंट सिस्टम। याद करो, हमने कहा परचेज हमने कर ली है, तो अब परचेज करने के बाद वो पेमेंट का जो मरहला आएगा वो कैश डिस्बर्समेंट सिस्टम हैंडल करेगा, जिसमें पेमेंट को ऑथराइज करना पड़ता है, फंड्स को जो है वो डिस्पर्स करना पड़ता है वेंडर की तरफ, चेक की सूरत में, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सूरत में, जो भी करना है आपने, और उसके बाद आपने रिकॉर्ड करना है। चूँकि आपका कैश जो है वो ज़ाहिर है जैसे ही आपने पेमेंट करनी है तो वो रिड्यूस होगा, उस इफ़ेक्ट को भी आपने फिर अपने अकाउंट्स पेएबल में उसको एडजस्ट करना है। तीसरा सब सिस्टम जो है एक्सपेंडिचर साइकिल का, वो पेरोल सिस्टम है। पेरोल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ये भी एक्सपेंसेस में आता है। तनख्वाहें जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारा डाटा एम्प्लॉयज़ के बारे में इकट्ठा करना, पेरोल के बारे में इकट्ठा करना, और फिर उनको पे चेक्स की सूरत में एम्प्लॉयज़ को जो है या डायरेक्ट ट्रांसफ़र की सूरत में पे करना, ये भी एक्सपेंडिचर साइकिल में आता है। चौथा जो इसका सब सिस्टम है वो है फिक्स्ड एसेट सिस्टम। ये जितने सब सिस्टम हैं, इन तमाम सब सिस्टम्स के पूरे लेक्चर हैं, और पेपर में कोई एक भी आ सकता है या ये टीपीएस भी आ सकता है। जब हम एक फिक्स्ड एसेट सिस्टम की बात करेंगे, हम जानते हैं कि जो एसेट्स होते हैं इन्हें हम पहले एक्वायर करते हैं, फिर जो इसकी जो लाइफ है, अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट की लाइफ की, तो इसको एक्वायर किया जाता है, फिर थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन हम उसकी मेंटेनेंस भी करवाते रहते हैं, और जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो फिर हम उस एसेट को डिस्पोज भी करते हैं। ये तीनों काम अकाउंटिंग बुक्स में चल रहे होते हैं, एक्विजिशन भी, मेंटेनेंस भी, डिस्पोजल भी। तो इन सारी चीज़ों को, इन तमाम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको हैंडल किया जाएगा फिक्स्ड एसेट सिस्टम्स के तहत। रिलेटिवली परमानेंट आइटम्स होती हैं हमारे पास, जो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, एंड मोटर व्हीकल्स हैं। तो इनके ऊपर भी इनको एक्वायर करते वक्त, मेंटेन करते वक्त, या डिस्पोजल करते वक्त जितने भी फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे, उन तमाम को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम काम करता है वो है फिक्स्ड एसेट सिस्टम, जो कि सब सिस्टम है किसका, एक्सपेंडिचर साइकिल का। और एक्सपेंडिचर साइकिल वी नो दैट इज अ सब सिस्टम ऑफ अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं जी कन्वर्जन साइकिल हमारे पास क्या है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा सांस लेने के लिए मैंने इसको एनिमेट किया हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि तो डिले करके ये हमारे पास आएगा। एक्सपेंडिचर साइकिल्स, कन्वर्जन साइकिल, 2 सब सिस्टम हैं जी इसके अंदर। नंबर 1 हमारे पास है द प्रोडक्शन सिस्टम, इसकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपके लिए नई नहीं है। प्लानिंग करना, शेड्यूल करना, कंट्रोल करना आपकी तमाम फिजिकल प्रोडक्ट्स को थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जितना काम करते हैं, आप अपने रॉ मटेरियल को, इन्वेंट्री को प्लान भी करते हैं, शेड्यूल भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हैंडल की, ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे इवेंट्स हैं, और ये इवेंट्स जो सब सिस्टम एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, आपको याद होगा हमने बात ही शुरू यहाँ से की, सिस्टम जो होता है ये कंपोज्ड होता है सब सिस्टम्स के ऊपर, और सारे सब सिस्टम्स जो होते हैं वो डेडिकेटली कोई एक काम कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम का काम क्या है
कि वो जो उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग के हवाले से जितने भी इवेंट्स हैं, शेड्यूलिंग के हवाले से जितने भी इवेंट्स हैं, कंट्रोलिंग के हवाले से जितने भी इवेंट्स हैं, उन तमाम को वो हैंडल करेगा, रिकॉर्ड करेगा, कैप्चर करेगा, प्रोसेस करेगा और उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है, इसी तरह डिटरमिन भी करता है वो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को और ऑथराइज करता है कि कौन बंदा कौन सा काम जो है वो परचेज करेगा, रिलीज करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आती है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग और डिटरमिनिंग रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, ऑथराइजिंग वर्क टू बी परफॉर्म एंड रिलीज ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है। कन्वर्जन साइकिल के अंदर जो दूसरा सब सिस्टम है वो हमारे पास क्या है। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जी, बिल्कुल सही है जी। आप अगर रॉ मटेरियल लगा के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जनरेट कर रहे हैं तो आपका कितना उस पे खर्चा आ रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी है अपने अंडर ग्रेजुएट में भी, अब भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो आपकी जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है उसके फ्लो को मॉनिटर करना और कॉस्ट इंफॉर्मेशन को जनरेट करना जो कि हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बजटिंग के लिए आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के लिए भी आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और उसके साथ मैनेजमेंट डिसीजंस, अगर आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की इनपुट के बगैर आप ये नहीं डिसीजन ले सकते कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। और अगर आप इन सम सिचुएशन अपनी प्रोडक्शन को के रिलेटेड या आप अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, एम्प्लॉयज से रिलेटेड किसी भी हवाले से अगर आपकी प्राइस सेटिंग है, ठीक है, उसके हवाले से अगर आप डिसीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी। तो कन्वर्जन साइकिल में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, एक हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम आ गया जो कि इसमें हैंडल किया जाता है। आखिरी हमारे पास रह जाता है जी फिर रेवेन्यू साइकिल। रेवेन्यू साइकिल में क्या है जी, जब हम पैसे जनरेट करते हैं, जो काम भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, जिससे आप अर्न करेंगे, कैश आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है आपका रेवेन्यू साइकिल। और कैश कैसे आएगा, जब आप अपनी फिनिश्ड गुड्स को या सर्विसेज को सेल करेंगे टू द कस्टमर्स। तो इसमें आपकी दो किस्म की सेल्स होती हैं। जिस तरह परचेजेस में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था परचेजेस में भी दो एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं। हम चीज़ को एक्वायर पहले करते हैं और उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। तो इसी तरह कैश के अंदर भी अगर आप देखें तो हम जब कैश को कर रहे होते हैं या तो हमारी कैश सेल है या हमारी क्रेडिट सेल है। अगर क्रेडिट सेल है तो इसमें भी क्या होगा कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या होगा कि आप सेल्स ऑर्डर को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद चीज़ को शिप कर देंगे और बिलिंग डिपार्टमेंट जो है फिर बाद में उससे पैसे रिसीव करेगा। तो यानी आपकी ये जो क्रेडिट सेल्स है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो दो मरहलों के अंदर पूरी होगी। और वो मरहले जो हैं उनमें टाइम लैग भी हो सकता है कि सेल्स आपने आज की है और जो बिल आपको रिसीव हुआ है वो हो सकता है वो कुछ दिनों के बाद हो। तो जब आपने सेल्स की उस वक़्त आपने क्या किया, उस वक़्त आपने इन्वेंट्री को भी रिड्यूस किया और अपने अकाउंट रिसीवेबल में भी एंट्री डाली और जैसे ही आपको पैसे मिले तो उस वक़्त आपने उनको हैंडल किया दोबारा से। ठीक है जी, तो ये इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, इनको हैंडल करेगा आपका रेवेन्यू साइकिल जी। तो ये ओवरऑल हमारे पास सारे थे जी कि ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का आज हमने ओवरव्यू देखा है बेसिकली कि ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, 3 सबसिस्टम्स पर मुश्तमिल है, रेवेन्यू साइकिल है और इसी तरह कन्वर्जन है और एक्सपेंडिचर है। और फिर हमने रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और साइकिल के बारे में हमने जो है ना वो डिस्कशन की कि उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। अगर हम रिकैप कर लें तो हमने बात शुरू की कि ट्रांज़ैक्शन क्या है, एनी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट दैट इफेक्ट्स योर फिक्स्ड एसेट और इक्विटी एंड हैव सम मॉनेटरी वैल्यूएशन या मेजरमेंट, तो इसे हमने ट्रांजैक्शन का नाम दिया था। ट्रांजैक्शन साइकिल्स हमने देखे, चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की हज़ारों में ट्रांजैक्शंस डेली होती हैं
तो डेफ़िनेटली उनको हम जो है ना वो मिक्स अप करके हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शंस को ग्रुप कर देंगे डिफरेंट साइकिल्स के अंदर। जैसे कि कैश फ्लो है टीपीएस का, फिर हमने उसको डिस्कस किया डायग्राम के ज़रिए, फिर हमने वो जो साइकिल्स बनाए उनके सब सिस्टम्स को डिस्कस किया कि एक्सपेंडिचर साइकिल के अंदर कौन-कौन से सब सिस्टम हैं, और उसी तरह फिर हमने कन्वर्जन साइकिल और उसके सब सिस्टम को डिस्कस किया, और हमने एंड किया रेवेन्यू साइकिल और उसके सब सिस्टम्स के हवाले से। आई होप कि आपको जो है ना वो इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।